नमस्कार। चलिए आज भारत के सबसे जरूरी सालाना वित्तीय दस्तावेज यानी यूनियन बजट को समझते हैं। ये वो हिसाब किताब है जो बताता है कि देश का पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। तो आइए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये यूनियन बजट होता क्या है? इसे समझ लिया तो समझिए आधी कहानी तो यहीं साफ हो गई। एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो बजट सरकार का एक सालाना वित्तीय ब्यौरा है। ये एक प्लान है जो बताता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार की अनुमानित कमाई और खर्चे क्या होंगे। और हाँ, ये सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के तहत ऐसा करना जरूरी भी है। लेकिन ठहरिए, ये बजट सिर्फ कुछ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है। इसके पीछे एक मजबूत कानूनी ढांचा है जो देश के सर्वोच्च कानून यानी संविधान से चलता है। तो चलिए एक नजर उन नियमों पर डालते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव हैं। तो ये हैं वो नियम जो इस खेल को चलाते हैं। देखिए, आर्टिकल 112 सरकार के लिए ये अनिवार्य बनाता है कि वो हर साल संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करे। फिर आते हैं आर्टिकल्स 113 और 114 जो ये पक्का करते हैं कि सरकार के हर खर्चे पर संसद में वोटिंग हो और उसकी मंजूरी मिले। आर्टिकल 265 तो बहुत ही सीधा है, बिना कानून के कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और फिर है FRBM एक्ट जो सरकार पर वित्तीय अनुशासन और घाटे को कम करने का लक्ष्य तय करता है। ये सब मिलकर ही वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो नियम कानून तो समझ आ गए। अब जरा बजट के अंदर झांक कर देखते हैं। ये मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटा होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। सरकार अपने पैसों को कैसे देखती है, ये समझने के लिए इन दोनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू बजट की। इसे आप अपने घर के रोज के खर्चों जैसा मान सकते हैं। इसमें सरकार की रोजमर्रा की आमदनी जैसे कि टैक्स से मिला पैसा और रोजमर्रा के खर्चे जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सब्सिडी और लिए हुए कर्ज पर ब्याज का भुगतान शामिल होता है। ये वो पैसा है जो देश को चलाने के लिए खर्च होता है। और अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, जो है कैपिटल बजट। इसे एक लंबी अवधि के निवेश की तरह सोचिए, जैसे कि कोई नया घर खरीदना। इसमें सरकार की वो कमाई आती है जो उधार लेने से होती है, और वो खर्चे आते हैं जिनसे देश में कोई संपत्ति बनती है, जैसे कि नई सड़कें, बंदरगाह या फैक्ट्रियां। ये सब भविष्य के लिए किए गए निवेश हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, रेवेन्यू बजट का फोकस होता है शॉर्ट टर्म यानी देश को आज चलाने पर, जबकि कैपिटल बजट का फोकस है लॉन्ग टर्म यानी देश का कल बनाने पर। एक ऑपरेशनल खर्चा है तो दूसरा एक तरह का निवेश। बस यही है इन दोनों के बीच का मूल फर्क। अच्छा, तो बजट का ढांचा तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि सरकार इन पैसों से करना क्या चाहती है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। चलिए अब बजट के कैसे से क्यों पर आते हैं। यहाँ पर सरकार का फोकस कई जरूरी चीजों पर बटा हुआ दिखता है। एक तरफ सरकार अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करना चाहती है, जिसे फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। दूसरी तरफ देश के भविष्य के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बड़े निवेश पर भी जोर है। साथ ही सामाजिक क्षेत्र, ग्रीन और डिजिटल इकोनॉमी और टैक्स सुधार भी सरकार की टू डू लिस्ट में ऊपर है। ये एक तरह से कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की कोशिश है। तो इन प्राथमिकताओं का असली मतलब क्या है? देखिए, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है कि सरकार विकास की रफ्तार को बनाए रखते हुए अपने घाटे को कम करना चाहती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीधा सा मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर विकास को गति देना। सामाजिक क्षेत्र में जाहिर है स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण पर ज्यादा खर्च होगा। और टैक्स सुधार का मकसद है कि टैक्स का सिस्टम आसान हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पालन करें। तो ये सब नियम कानून और आंकड़ों की बात तो हो गई, पर असल सवाल तो ये है कि इसका आम लोगों की जिंदगी पर और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। ये क्यों इतना मायने रखता है? बजट का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये बाजार और निवेशकों के लिए एक बड़ा संकेत होता है कि सरकार का ध्यान कहाँ है। सरकार कितना खर्च करती है या कितना उधार लेती है, इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ सकता है। और शायद सबसे जरूरी बात, सरकार पैसा कहाँ लगा रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हेल्थ केयर, उसी से तय होता है कि रोजगार के नए मौके कहाँ पैदा होंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह देश की आर्थिक सोच का एक प्रतीक है। यह इस बुनियादी सवाल का जवाब देता है कि भारत लोगों के कल्याण और देश के लिए संपत्ति बनाने यानी कैपिटल फॉर्मेशन के बीच कहां खड़ा है।
और हाँ, जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये कुछ चीजें खास तौर पर जरूरी हो जाती हैं, जैसे कि संविधान के मुख्य आर्टिकल्स, रेवेन्यू और कैपिटल बजट का फर्क, अलग अलग तरह के घाटे और हाल फिलहाल की बजट घोषणाएं। ये सब समझना भारत के आर्थिक परिदृश्य की एक साफ तस्वीर देता है। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। लोगों का कल्याण या देश के लिए संपत्ति का निर्माण। भारत के भविष्य के लिए इन दोनों के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर बजट के दिल में होता है और जिस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है।